व्यूअर्स, ये कहानी एक छोटे से दुकानदार रवि और एक लालची सेठ जिसका नाम मंतू है उसके बारे में है। दुकानदार रवि हर रोज़ अपनी दुकान की तरफ जाते जाते ये सोचता है कि कैसे आज उसकी चीज़ें ज़्यादा बिकें और कैसे उसके पास ढेर सारा पैसा आए, लेकिन हर रोज़ उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। उसके सामने ही एक छोटी सी दुकान पर बैठी हुई रेखा की दुकान पर हर वक्त ग्राहकों की बहुत सारी भीड़ लगी होती है। ये देख रवि काफ़ी दुखी होता है और वो मन ही मन में सोचता है कि क्यों ना वो जाकर रेखा से कुछ ऐसी टिप्स ले जो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और वो फिर जाकर रेखा को नमस्ते कहता है और कहता है, अरे बहन रेखा, जब देखो तुम्हारी इस दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होती है और मेरी दुकान पर तो कोई भूले भटके नहीं आता। तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी दुकान पर भी ग्राहकों की काफ़ी भीड़ हो? प्लीज़ बताओ। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये काम बदलना होगा। मैंने भी अपना काम शुरू करने के लिए एक सेठ मंगतू से पैसे उधार लिए थे। तुम चाहो तो उससे पैसे उधार ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हें पैसे ब्याज पे ही उधार देगा और जब पैसे वापस लेगा तो बहुत ज़्यादा पैसे वापस ले लेगा। इस बात का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? अरे बहन रेखा, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस सेठ से उतने ही पैसे उधार लूँगा जितने कि मैं उसे वापस कर सकूँ। मैं उससे ज़्यादा पैसे ही नहीं लूँगा, और ताकि मुझे उससे ज़्यादा पैसे ही वापस ना करना पड़े, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे ये बताया। इसके बाद रवि ने ये फैसला किया कि वो उस सेठ से पैसे उधार लेगा। चलते चलते रास्ते में रवि को एक बुजुर्ग इंसान, बूढ़े इंसान दिखाई देते हैं जिनके पास वो जाकर उनसे कुछ कहता है। अरे अंकल जी, क्या आपको सेठ मंगतू के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ रहता है? मुझे उससे मिलना है, क्या बता सकेंगे? अरे बच्चा, तुम उस सेठ के पास जाना चाहते हो जो ब्याज पर पैसे उधार देता है? ध्यान रहे, वो अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा सेठ नहीं है, ध्यान रहे। अरे हाँ चचा, वही सेठ। हाँ, मेरे कहने पर भी तुम रुक नहीं रहे बच्चा, जाओ फिर, तुम्हारी मर्जी। अरे चचा, क्या करूं, मेरा काम ही चौपट हो चुका है। पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए मैं पैसे उधार लेना चाहता हूं। अच्छा, मुझे सोचने दो। वो इंसान ना शांति नगर के घर नंबर 13 में रहता है। तुम जाके उससे मिल लो और उससे पैसे उधार ले लो, ठीक है? रेखा और चाचा की बात सुनने के बावजूद भी दुकानदार रवि फिर भी नहीं माना और उस लालची सेठ के घर जा पहुंचा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मैं दुकानदार रवि हूँ, मेंदर गांव से आया हूँ और आपसे ब्याज पर पैसे उधार चाहता हूँ। क्या मुझे पैसे मिलेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है कि तुम्हें पैसे ब्याज पे उधार नहीं मिलेंगे। तुम्हें जितना चाहिए तुम ब्याज पे उधार ले सकते हो। मैं तुम्हें अभी के अभी इस पैसे दे दूंगा। और रवि वो पैसे पकड़कर नया काम शुरू कर देता है। वो एक नई दुकान डालता है जिस पर वो फल बेचता है। थोड़ी ही देर बाद उसके दुकान पर ग्राहकों की बहुत सी भीड़ जमा हो जाती है। इसे देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसने जो पैसे उधार लिए थे उससे ज़्यादा उसने कमा लिए और अपनी बीवी से कहता है, सुनो यशु, मैंने जितने सेठ से पैसे उधार लिए थे उससे ज़्यादा पैसे मैंने कमा लिए हैं। अब हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, हा हा हा। और इसके बाद दुकानदार रवि अपनी चारपाई पर चले जाता है और सोचता है कि वो सारे पैसे सेठ के लिए हुए उधार अगले ही दिन वापस दे देगा। और अगले दिन ही वो सुबह जल्दी ही अपने घर से निकल पड़ता है और सेठ के घर की तरफ चल पड़ता है। और वो सेठ को सारे पैसे लौटा देता है, लेकिन सेठ कहता है कि ये सारे पैसे फिर भी कम हैं और ब्याज के हिसाब से उससे और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह रवि से वो सारे पैसे ले लेता है और रवि को गाल कर देता है और रवि फिर से गरीब हो जाता है।
कुछ देर बाद सेठ की तबीयत और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तबीयत और हालत की वजह से सेठ की मृत्यु हो जाती है और गांव वाले उसके घर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामू ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है कि अब उसके घर वालों का क्या बनेगा, क्योंकि उसकी सारी कमाई तो वो सेठ हड़प चुका है। लेकिन रामू की नज़रें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उसे दूर जंगल में पैसों से भरी एक बोरी मिलती है और वो अपने घर आ जाता है और वो अपनी बीवी को सारी बात बता देता है कि कैसे उसके सेठ ने उसे ब्याज के नाम पर उससे ज़्यादा पैसे ले लिए। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कैसे सेठ की लालच ने उसे एक ऐसी लाइलाज और मौत वाली बीमारी दे दी और कैसे दुकानदार रवि की अच्छाई और शराफत ने उसको अमीर बना दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसके बाद हमारी एक और कहानी इसी पार्ट में मिलेगी आप। चढ़ते सूरज के साथ साथ भागलपुर के इस छोटे से गांव समयपुर के किसानों की उम्मीदें भी चढ़ती हैं। तो ये कहानी भरतपुर के एक छोटे से गांव समयपुर के एक किसान के बारे में है। समयपुर के अधिकतर लोग किसान हैं और सभी किसान बहुत मेहनती, सच्चे और दिल वाले हैं। सभी किसान सुबह सवेरे जंगल जाकर लकड़ियां काटते हैं और अपने घर वालों का गुजारा करते हैं। इसी तरह से वो ज़िंदगी जीते हैं। सोहनलाल बाकी किसानों की तरह भी मेहनती और सच्चा है। सभी किसानों को एक साथ इकट्ठा कर जंगल में लकड़ियां काटने ले जाने का काम सोहनू का है। सभी किसानों को वो अपने हिस्से की लकड़ी उनके सर पे देता है और सभी किसान खुशी खुशी अपने हिस्से की लकड़ी को सर पे उठाकर पास ही खड़ी बैलगाड़ी में डाल देते हैं। इसके बाद वो बैलगाड़ी जाके बाजार जाती है और इस तरह किसानों को लकड़ी काट कर पैसे मिलते हैं। जब किसान उन बैलगाड़ियों पर लकड़ी चढ़ा रहे थे तो सोहनलाल के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ऐसी चीज़ ले लूं जिसके ऊपर मैं कुछ भारी चीज़ें रखकर उन्हें बाजार बेचूं। इसके बाद वो दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार उसे कहता है, अरे कब तक इतना भारी सामान हाथ में लाओगे भाया? कोई गाड़ी या बैलगाड़ी ही ले लो जिस पर तुम्हें सामान रखना पड़े और तुम्हें पैदल भी ना चलना पड़े, तुम्हारा ही फायदा हो। अरे क्या बताऊं सेठ जी, इतने हालात ख़राब चल रहे हैं इन दिनों। जितने पैसे कमाता हूँ वो सभी खर्च हो जाते हैं और ज़्यादा पैसे बचते भी नहीं कि जिनसे मैं बैलगाड़ी या कोई मोटर खरीद सकूँ। मैं किस्मत का मारा और गरीबी का मारा हूँ सेठ जी, क्या खरीदूँ। अरे सुनो छगन भाई, तुम्हारे पास थोड़े से पैसे होंगे क्या? मुझे ना उधार चाहिए थे। वो मुझे अपने लिए एक बैलगाड़ी या मोटर खरीदनी है जिस पर मैं अपना सामान रख सकूं और आसानी हो जाए मेरे लिए। हा 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 हा। अरे भाई, पैसे मांग के क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? तुम तो जानते ही हो ना मेरे हालात। मैं तो तुमसे भी ज्यादा गरीब हूँ। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जो तुम्हें बहुत सस्ते में पड़ेगी। तुम चाहो तो मेरा वो छोटा सा गधा ले सकते हो। हा हा हा। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो। तुम मुझे वो गधा दे सकते हो तो दे दो, मैं तुम्हें कम पैसे ही दे दूंगा और मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर शुक्रिया करूंगा अगर तुम मुझे अपना गधा दे दोगे तो। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस तुम मेरे पैसे मुझे वक्त पे दे देना और फिर तुम जानो और वो गधा जाने। तो मैं तुम्हें वो गधा ना सिर्फ 50 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर मेरे साथ, मैं तुम्हें वो गधा दिखाता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त उस गधे के पास चले जाते हैं और उसे देखकर, वाह, गधा तो बहुत अच्छा है, पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई तुम्हें दे दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गधा बहुत मेहनती हो। हा 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 हा। अरे तुम फिक्र मत करो, ये गधा तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और तुम्हारी खूब खिदमत करेगा और ये बहुत मेहनत से काम करेगा। अब तुम इसे ले जाओ। और इसके बाद सोहनलाल
अपने उस गधे को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और उसे बहुत प्यार से घर ले जाता है। सोहनलाल की बीवी ने जब गधे को घर में देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने इसी खुशी के मारे उस गधे के सामने घास की एक गड्डी रख दी। सोहनलाल ने अपनी बीवी से कहा, सुनो उर्मिला, मैंने अपने सारे जमा पैसे इस गधे पर खर्च कर दिए हैं और अब हमें इस गधे को बहुत अच्छे से रखना है क्योंकि ये गधा हमारे बहुत काम आएगा, ठीक है? सुनो, तुमने तो सारे पैसे ही इस गधे पर खर्च कर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद सोहनलाल ने अपने उस गधे की पीठ पर शुगर यानी चीनी का एक बहुत बड़ा बैग डाल दिया और उसे जंगल के रास्ते लेते लेते हुए एक नदी के रास्ते से बाजार लेने चला गया। जैसे ही गधा नदी के पास पहुंचा तो वो अचानक से नदी के अंदर चले गया और नदी के अंदर जाने से चीनी पिघल गई और सारा सामान उसका खराब हो गया। अगले दिन भी वही हुआ। अगले दिन जब सोहनलाल ने अपने उस गधे की पीठ पे शुगर रखी तो गधे की नीयत फिर से बदल गई और वो नदी के बीच में उतर गया। नदी के बीच में जाने से पानी में उसकी शुगर घुल गई और इस तरह इस बार भी सोहन का सारा सामान खराब हो गया। सामान को खराब देखते हुए सोहनलाल घर आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से बहुत लंबे समय तक रोया। इसके बाद इसकी बीवी आती है और कहती है, इस बार तुम उस गधे की पीठ पर शुगर नहीं बल्कि रुई रखना, फिर देखना क्या होगा। सोहनलाल बीवी की इस बताई हुई बात को गौर से सुनता है और अगले दिन घोड़े की पीठ पर शुगर के साथ साथ उसमें रुई भी रख देता है। घोड़ा सोचता है इस बार भी वही होगा, लेकिन जैसे ही घोड़ा पानी में उतरा तो चीनी तो पिघल गई, लेकिन घोड़े की पीठ पर जो रुई थी वो और भारी हो गई और घोड़ा बहुत दर्द से चिल्लाया और किसान बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उसने जब घर में ये बात बताई तो दोनों ही खुशी से उछल पड़े और नाचने लगे। तो व्यूअर्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा बार बार नहीं उठाना चाहिए क्योंकि किस्मत हर बार हमारा साथ नहीं देती है। तो अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सके और दोबारा से ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए थैंक यू। ये कहानी उदयनगर में रहने वाले एक किसान आकाश की है। आकाश यूँ तो बहुत मेहनती था और अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से जी रहा था। उसे कोई भी फिक्र ना थी, ना तो बीवी बच्चों की और ना ही दौलत की। एक दिन जब आकाश घर से काम करने के लिए तेज़ धूप में निकला तो थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे अचानक चक्कर आ गए और वो गिर पड़ा। और थोड़ी देर में जब आकाश को होश आया तो उसने अपने आप को चारपाई पे पाया और वो फिर फौरन उठा और कहने लगा, अरे आज का दिन तो टूट गया, खेतों में काम करना था। ओह, चलो कोई नहीं। आकाश को काम करना बहुत पसंद था और उसे आज काम ना करने की वजह से उसे काम की याद आने लगी। लेकिन मन ही मन में आकाश ये सोचने लगा कि आखिर उसे चक्कर आया तो कैसे। वो तो अच्छे से खाता पीता भी था। तो उसने ये फैसला किया कि वो शहर जाकर डॉक्टर को दिखाएगा और वो फिर शहर की तरफ चल पड़ा और चलते चलते एक बड़े से हॉस्पिटल में चले गया। और उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने उसे चेकअप करने के लिए बुलाया और डॉक्टर ने कहा, तुम्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुमने क्यों चेकअप कराया? ना तो तुम्हें कोई बीमारी है और ना ही तुम्हें कोई कमज़ोरी है, फिर भी चेकअप करने आ गए। ये सुनकर आकाश बहुत चौंक गया और वो घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही वहाँ पर उसका दोस्त मखनू उसे मिला। अरे भाई मखनू, शहर गया था डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने कहा तुम्हें तो कोई भी बीमारी नहीं, फिर भी तुम चेकअप कराने आ गए। अरे भाई, बीमारी नहीं होती तो मुझे चक्कर क्यों आते और मैं गिद्ध क्यों पड़ता? ओहो, तो ऐसी बात है। मुझे लगता है तुम पर किसी का जादू का असर है। चलो मैं तुम्हें किसी बाबा के पास ले चलता हूँ। और फिर दोनों दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो उस बाबा के पास जाएंगे और दोनों दोस्त बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा, ये मेरा दोस्त आकाश है। मुझे लगता है कि इस पर किसी का जादू का असर है। क्या बाबा आप इसे देखोगे?
हाँ बाबा, मेरा दोस्त सही कह रहा है। मुझे भी लगता है मुझ पर किसी के जादू का असर है। मुझे चलते चलते खुद ब खुद चक्कर आ जाते हैं और मैं गिर जाता हूँ। हाँ, तुम दोनों सही जगह पे आए हो बच्चों। मेरा नाम बाबा तिकड़म है और मुझसे कोई भी जादू नहीं बचता। तुम्हारे इस बीमारी का इलाज मैं अभी कर देता हूँ। बाकी की कहानी हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। वेट फॉर पार्ट 2। दोस्तों, ये कहानी है दो पक्षियों पर। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी और उस घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन तेज आंधी की वजह से चिड़िया का वो घोंसला उड़ गया और चिड़िया की मौत हो गई और दोनों छोटे छोटे बच्चे उड़कर अलग हो गए। ऋषि के घर एक बच्चा चिड़िया का आ पहुंचा उड़कर, और वहीं दूसरी ओर दूसरा बच्चा चिड़िया का उड़कर पहुंचा डाकुओं के गुफा के पास। लेकिन दोनों ही बच्चे जो थे किस्मती से बच चुके थे। एक बार एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार की तरफ निकला। वो सफ़र करते करते बहुत दूर तक पहुंच गया और काफ़ी थक गया था। वो राजा अचानक से उसी गुफा के पास आ पहुंचता है जहां पर उस चिड़िया का एक बच्चा डाकुओं के साथ होता है। राजा अपने घोड़े से उतरकर गुफा की तरफ जा ही रहा होता है कि अचानक से उस चिड़िया का बच्चा राजा की तरफ आता है और चोरों को यानी डाकुओं को उस राजा के जेवर और घोड़ों के बारे में इशारा करता है। अचानक से कुछ देर बाद डाकू फौरन वहां पहुंच जाता है और राजा के सोने का ताज देखकर काफ़ी ललचा जाता है। राजा की तरफ हमला करने लग जाता है। राजा वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और चलते चलते अब राजा एक ऋषि यानी साधु के आश्रम आ पहुंचता है। राजा जैसे ही घोड़े से उतरता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वैसा ही पक्षी अभी उसने थोड़ी देर पहले देखा था जिसने डाकुओं को उसके बारे में बताया था। ये पक्षी इसे पानी पीने और आराम करने के बारे में कह रहा था। राजा ये देखकर बहुत परेशान हो गया। वहाँ पे ऋषि आ जाते हैं जो कि राजा को सब बता देते हैं कि कैसे तेज आंधी ने चिड़िया को उसके दो बच्चों से अलग कर दिया और एक बच्चा डाकुओं के पास जा पहुंचा जिसने राजा के सारे जेवर और घोड़े की जानकारी उन डाकुओं की दी, और एक बच्चा जिसने अभी राजा को पानी के लिए कहा। राजा ने ये बात सुनकर मान लिया कि इंसान जिसके साथ रहता है उसी की तरह वो व्यवहार करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। इंसान जिस किसी के साथ भी रहता है वो अच्छा होना चाहिए। अगर इंसान चोरों के साथ रहेगा तो वो भी चोर बन जाएगा, और अगर इंसान अच्छे इंसानों के साथ रहेगा तो वो दूसरों की मदद करेगा। तो ये आज की कहानी थी। ये कहानी पांडु देश में रहने वाले किसान मांडू की है। मांडू जो कि अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था, उसकी अच्छे से खिदमत करता था। वह दोपहर को उसे खेतों में छोड़कर घर आ जाया करता था खाना खाने। खाना हो गया आपका? हाँ, हो गया, अब तुम ले जा सकते हो इसे। लेकिन उस दिन जैसे ही वो घर से खाना खाकर आया तो उसने पाया कि उसकी गाय वहाँ पर नहीं थी जहाँ पर उसे उसने चरने के लिए छोड़ा था। ऐसा देखते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। अरे मेरी गाय कहाँ चली गई? यही तो बांधी थी मैंने। क्या हुआ रे भाई? अरे भाई, मैंने अपनी गाय यहाँ बांधी थी, अब जाके मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। इधर ही होगी रे भाई, ढूंढो जरा, मिल जाएगी। पता नहीं कहाँ चली गई होगी। चलो ढूंढ लेता हूँ जाके उसे। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चल पड़ा और उसकी गाय चरते चरते एक बहुत बड़े हरे भरे मैदान में चरने लगी। लेकिन उस गाय को ये पता नहीं था कि उस पर एक बहुत शातिर चोर छिपरू की नज़र पड़ चुकी थी। अरे वाह, इतनी सुंदर गाय वो भी अकेले चल रही है, क्यों ना इसे चोर कर इसे बेच लिया जाए। आसपास भी कोई नहीं है,
लेकिन चोरों कैसे? हाँ, इसने तो बहुत चारा खा लिया होगा, इसे पानी की भी जरूरत होगी, क्यों ना इसके पानी में बेहोशी की दवा मिला दी जाए। इन लफ्ज़ों के साथ वो वहाँ से चले जाता है और अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए कोशिश शुरू कर देता है। जब वो पानी में दवाई मिला रहा होता है तो उसे मालूम नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब गाय सूखा घास खाकर जब पानी पीने पहुंचती है तभी गाय को अचानक कोयले की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग निकलती है और वो पानी नहीं पी। अब वो इंसान उस चोर छिपरू का पीछा करने निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूर भागने के बाद छिपरू का आमना सामना उस इंसान से हो जाता है, यानी उस पुलिस वाले से हो जाता है, और पुलिस वाला उसे देखते ही गोली मार देता है और गोली से छिपरू की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मांडू बहुत परेशान बैठा हुआ होता है अपनी गाय के लिए, और कुछ गांव वाले उसे सहारा देते हैं। गाय, अरे भाई मिल जाएगी, अरे भाई मिल जाएगी तोहर गाय। बहुत ढूंढा नहीं मिली गाय, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हैं? अरे सुनती हो, जल्दी आओ जल्दी, गाय वापस आ गई। वो अपनी गाय को देख बहुत खुश होता है, लेकिन साथ में हैरान भी हो जाता है क्योंकि गाय के साथ एक पुलिस वाला भी आया होता है और कहता है, ए भाइयों, ये तारी गाय है ना, इसे चोर उड़ा ले जाने वाला था, एन मौके पे नहीं आया होता ना मैं, तो इसे ले जाता वो। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस अपनी गाय का ध्यान रखना, ये तो इंसानियत के नाता मेरा फर्ज था, आगे से संभाल के रखना इसे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जानवर, चाहे वो हमें कितने भी प्यारे हो, हमें उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी किसान बांटू के बारे में है। किसान बांटू एक बहुत मेहनती किसान था, लेकिन उसकी फसल बिल्कुल तैयार ना थी और बाकी सभी किसानों की फसल गांव में तैयार थी। इस बात को वो काफ़ी सोचता था कि अगर उसकी फसल ना बनी तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे और उसके बीवी बच्चे क्या खाएंगे। इस बात को लेकर वो काफ़ी रोने लगा और आखिरकार वहाँ से फिर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो काफ़ी थक गया और एक सुनसान से जंगल में जाकर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद जब उसकी नज़र किसी चमकदार चीज़ पर पड़ी तो वो काफ़ी चौंक गया। उसके बाद किसान बांटू उस चमकदार चीज़ के पास गया और उसे हाथ लगाया। जैसे ही उसने उस चीज़ को हाथ लगाया तो वो चीज़ चिराग से अचानक से बाहर निकल आई, जिसे देखकर किसान बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद जब किसान फिर से सोचने लगा कि अब कैसे गुजारा होगा, तभी वो अजीब सी चीज़ उसके घर आ पहुंची। किसान ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे पीछे? तो उस अजीब सी चीज़ ने कहा कि तुमने मुझे उस चिराग से आज़ाद किया है और अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो किसान ने उससे सारी वजह बता दी अपने परेशानी की। इस बात को सुनकर जिन कहा, अरे यार इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हें कभी इस दौलत की कमी ना होगी। उसने उसे बहुत सारी दौलत दे दी। इस दौलत को देखकर किसान काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ।